नमस्कार दर्शकों, मैं प्रकृति मोहन आपका स्वागत करती हूं हमारे आज के कार्यक्रम कृषि दर्शन में। दर्शकों, हमारे आज के कार्यक्रम का विषय है बरसाती सब्जी उत्पादन के कृषि कार्य और इस विषय में जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर भृगुनाथ सिन्हा, जो कि चौधरी श्रवण कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय में बतौर प्रधान वैज्ञानिक कार्यरत हैं। डॉक्टर सिन्हा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। नमस्ते मैम। डॉक्टर सिन्हा, देखिए, सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि देखिए, जैसे अब बरसातें शुरू होने वाली हैं जी। तो जो बरसाती सब्जियां हम उगाते हैं जी। उनके लिए हम किस तरह की तैयारियां करते हैं। चलिए, सबसे पहले हम भूमि से ही शुरू करते हैं कि भूमि को, मिट्टी को किस तरह से तैयार किया जाता है। आपने ये, चूँकि आजकल ये अभी जून का महीना शुरू होने वाला है और ऐसा बोला भी जाता है कि जून के महीने में खास करके बरसात मिड जून के आसपास में हिमाचल में मानसून इंटर हो जाता है जी। और हम हिमाचल प्रदेश को दूसरी अगर तरीके से देखें तो सब्जी उत्पादन का सबसे बड़ा एक स्टेट माना जाता है। इसलिए माना जाता है कि बेमौसमी सब्जियां यहाँ उगती है जी। अब बेमौसमी सब्जियों को बरसात में लगाना, क्योंकि उस समय बरसात में जितने भी स्टेट्स हैं, खास करके प्लेन वाले, पंजाब एडजॉइनिंग एरिया, हिमाचल है, हरियाणा है, या फिर दिल्ली या यूपी या जो भी है, वहाँ पर बारिश के कारण से बहुत ज़्यादा समस्या आ जाती है कि जो खेत वगैरह वो डूब जाते हैं और किसानों के लिए सब्जी उत्पादन करना मुश्किल हो जाता है। तो वो एक अपॉर्चुनिटी हिमाचल को मिला हुआ है कि हिमाचल में इन सब्जियों की खेती अगर किसान चाहे तो अच्छी तैयारी करके, और जहाँ तक आपने बोला कि भूमि की बात, तो मैं भूमि की बात करूँ, किसान को बरसात की सब्जी उगाने के लिए सबसे पहले भूमि को ही ध्यान रखना चाहिए। किसान सोचता है कि बीज अच्छा लगाएंगे, खाद उर्वरक अच्छा डालेंगे तो और मेहनत अच्छा करेंगे तो शायद मेरा सब्जी जो भी है, मेरा फसल अच्छा होगा। लेकिन बरसात एक ऐसा है कि कभी कभी ऐसा देखा जाता है, खासकर पिछले 2-3 साल का अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो कभी बहुत ज़्यादा बारिश मानसून में हो जाती है और कई बार ऐसा होता है कि पूरा जो स्पेल है सूखा निकल जाता है। जी। तो किसान भाइयों को मैं कहूँगा कि कुछ इन बरसाती सब्जियों के लिए आप थोड़ा सा पहले से प्लान बनाएं कि आपने कौन सी सब्जी लगानी है। अब जहाँ तक सब्जियों की बात आती है तो हम कहते हैं कि भिंडी बहुत पॉपुलर है बरसात में। हिमाचल में टमाटो बहुत पॉपुलर है, टमाटर की खेती बहुत ज़्यादा होती है और टमाटर, बरसात वाली टमाटर का एक अलग सा प्राइस होता है। बैंगन बहुत अच्छा होता है। उसके अलावा जितने कद्दू वर्गीय सब्जियां हैं, जैसे घिया, डानी, करेला, खीरा, कद्दू, रामतोरी, ये जितने भी सब्जियां होती हैं, इस सबको वो उगाते हैं किसान। और ये अपॉर्चुनिटी प्लेन में थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि जल भराव की समस्या होती है। तो भूमि की तैयारी आप करें और उसमें तीन बातें मैं बोलूँगा। एक, कि खेत की जुताई तो करें क्योंकि आपके खेत ढलानदार हैं, तो ढाल वाले खेत को आप ध्यान रखें कि ढाल वाले खेत में अगर ज़्यादा बारिश हो जाएगी तो आपको खेत की मिट्टी भी बह जाएगा, तो वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपने नालियाँ बनानी है। दूसरा, आपने ये सोच रखना कि नाली, जब भी आप खेती कर रहे हैं तो उस बीच में नालियाँ ज़रूर छोड़ें ताकि अगर ज़्यादा पानी बारिश में हो गया तो नालियों में इकट्ठा हो जाए और वो फिर एक नॉर्मल सोर्स से जिधर से आप निकालना चाहते हैं उधर से वो बाहर को नहीं चला जाए। पानी खेत में खड़ा नहीं होना चाहिए। तीसरी बात, नाली की सफाई आपने ज़रूर रखनी है जी। अब बरसात में क्या होता है कि आज आप देखेंगे कुछ नहीं है खरपतवार, कल को पूरे नालियों में खरपतवार या बेड पे आ जाएंगे। तो जो क्यारियों के ऊपर खरपतवार होते हैं उसको तो किसान निकाल लेता है, नालियों को छोड़ देता है। और कभी मानसून की ऐसी बारिश हुई जो 2-3 दिन लगातार, अगर जिसमें किसान बाहर नहीं जा सकता है तो उसका आफ्टर इम्पैक्ट बहुत बुरा पड़ता है कि वो पानी खेत से बाहर नालियां तो बनाई उसने बट वो निकलने का स्थान नहीं होता। वही बात हो गई ना कि पानी तो वैसे खड़ा ही रह गया। जिस चीज को हमने रोकने की कोशिश की कि भाई पानी खड़ा ना रहे, वो वही बात हो जाता है जी। तो ये भूमि के बारे में मैं आपको बता रहा था, किसानों को इसके बारे में जरूर ध्यान रखना चाहिए जी। अब देखिए, सब्जियों की बात करते हैं कि किन किन क्षेत्रों में ज़्यादा सब्जियां उगाई जाती हैं। हिमाचल प्रदेश का जो निचला एरिया है, जिसको हम निचले पर्वतीय क्षेत्र बोलते हैं, मोस्टली कुछ भाग हमीरपुर का भी है, ऊना का है, कुछ एरिया आपका सिरमौर डिस्ट्रिक्ट का भी आता है, कुछ एरिया आपका कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट का भी आता है। उसके बाद वाले एरिया जो है वो मिड में आ जाते हैं और उसके ऊपर वाले जो हैं, जो खासकर लाहौल स्पीति और शिमला का कुछ एरिया या चंबा वगैरह का एरिया, जो हमारे हाई हिल्स में आ जाते हैं। जो लोअर हिमाचल वाले एरिया हैं वहाँ के खेत का जोत थोड़ा अलग है। जैसे तो वहाँ के लोगों को, किसानों वहाँ पे बेल वाली सब्जियों की खेती बहुत ज़्यादा किसान करते हैं जी। क्योंकि उनके खेत बड़े होते हैं और उनके पास सिंचाई की सुविधा भी होती है। और तीसरी बात जो किसानों के साथ दिखता है कि उनको लगता है कि हमारा जो मार्केटिंग जो है वो बड़ा नज़दीक सा है। दिल्ली,
या चंडीगढ़ या जो भी है पंजाब का सारा मार्केट, तो उनको लगता है बेटर प्राइस हमको इसमें मिलेगा, तो वो मैक्सिमम जो करते हैं वो कद्दू वर्गीय सब्जी को लगाते हैं, जो बेल को मचान के ऊपर डालते हैं, यानी उनकी पौध उगाएंगे और उसको डंडे के सहारे उसको ज़मीन से ऊपर रखते हैं, ताकि बारिश का पानी अगर इकट्ठा हो, तेज़ बारिश भी हो, लगातार बारिश भी हो, तो उसके फसल को कोई नुकसान ना हो जी। तो ये किसान दूसरे कुछ उसके ऊपर वाले एरिया के हैं, वहाँ अदरक भी लगाए जाते हैं, हल्दी भी लगी हुई है आजकल, अरबी लगी जो गंडियाली बोलते हैं हिमाचल के लोग, वो लगाते हैं, मूलियाँ भी लगती है, बहुत और भी सारी सब्जियाँ लगती है, लेकिन भिंडी उसमें मुख्य स्थान पे आता है। उससे थोड़ा ऊपर चाहेंगे तो मटर की खेती भी कई जगह हो रही है अभी, और इस समय में शिमला मिर्च, टमाटर, ये हमारा जो बिलासपुर मंडी सोलन वाला एरिया है, जहाँ शिमला मिर्च, ये इस एरिया में बहुत ज़्यादा इसकी कल्टीवेशन होती है, और इनकी डिमांड चूँकि इस समय प्लेन में टमाटर बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, तो ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है कि हिमाचल वाले के फार्मर को प्राइस ज़्यादा मिलता है जी। तो ये सारी सब्जियां हम हिमाचल में उगा रखते हैं जी। इन सब्जियों की खेती के लिए किसानों को मतलब जैसे कहते हैं ना कि आप अगर टमाटर लगा रहे हो तो आपको बैंगन का भी पता होना चाहिए। आप अगर आपको ये है कि किस में प्राइस ज़्यादा, आप पिछले साल की हिस्ट्री को देखिए कि अगर आपको लगता है कि कई बार किसान ऐसे भी हमारे पास आते हैं जो कहते हैं कि पिछले बार तो हमने सोचा था कि 50 रुपये टमाटर का रेट मिलेगा, इस बार तो हमारे को 10 रुपये भी नहीं मिला, तो वो थोड़ा सा एग्रीकल्चर में है, बट डेफिनेटली है कि बरसात वाली सब्जियों की हिमाचल में डिमांड है और किसानों को अच्छा प्राइस सब चीज़ों में मिलता है जी। आपके अनुसार किन किन क्षेत्रों में कौन कौन सी सब्जियां उगाई जानी चाहिए हिमाचल के? भी अच्छा मिले, बिल्कुल और सब्जियां बची भी बिल्कुल। इस समय किसान को मैं तो अगर पूरे हिमाचल की बात करूं, खासकर मिड और लोअर हिमाचल का, उसमें भिंडी टॉप में है। भिंडी की खेती बहुत ज़्यादा, भिंडी का डिमांड बहुत ज़्यादा है और इसकी प्राइस भी बढ़िया मिल जाता है। उसके अलावा जो मिड हिमाचल वाले हैं वो टमाटर की कल्टीवेशन करें, टमाटर के अलावा वो शिमला मिर्च लगाएं, शिमला मिर्च, हरी मिर्च भी चलता है, बैंगन की कल्टीवेशन बहुत ज़्यादा है। बेल वाली सब्जियों को ज़मीन पर ना लगा करके उसको तन डाल के या मचान विधि से उसकी कल्टीवेशन करें। और इनमें फ्रेंच बीन की, फ्रांस बीन की खेती इस समय बहुत अच्छी होती है। फ्रांस बीन भी लगा सकते, खासकर बेल वाली, सेम फलियों की खेती भी कर सकते हैं। आजकल सेम वाली फलियों की खासकर चूँकि प्रोटीनियस ज़्यादा होता है तो इसकी डिमांड भी होती है। कुछ जगह पे मैं कहूँगा कि बरसात में फूल गोभी की भी उत्पादन होता है। ये खासकर कुल्लू वाला एरिया है, या कुछ ऐसी किस्में भी सरकार मतलब हमारे यूनिवर्सिटी के द्वारा या जो ICAR है वो भी दे चुकी है, जो जिसकी बिजाई हम जून के महीने में करते हैं, बहुत ही ज़्यादा अर्ली होती है। जैसे प्राइवेट सेक्टर के भी है जिसके टेस्ट किए हुए हैं, जैसे बरखा है या बरसा करके आती है, तो उस टाइप की जो किस्में हैं उसको आप गर्मियों में मतलब मई के महीने में उसका नर्सरी तैयार करके और आप जून के लास्ट में या जून के मिड तक आप इसको लगा दीजिए तो ये जल्दी तैयार हो जाती है, प्राइस भी अच्छा मिलता है। तो फूल गोभी भी लगा सकते हैं। तो इन्हीं सब्जियों की खेती, इसके अलावा अगर किसान भाई को थोड़ा ये भी रहता है कि अदरक की कल्टीवेशन अप्रैल के महीने में लोगों ने कर दी है। अब वो चूँकि खेत में वो फसल लग चुका है और उसकी हार्वेस्टिंग दिसंबर जनवरी में जाकर के होगी। हल्दी का प्राइस, हल्दी आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा, और सरकार भी इसके ऊपर, हिमाचल गवर्नमेंट ध्यान दिया है कि एक प्राइस फिक्स कर दिया है कि जो हल्दी जो किसान उगाएगा उसको ये प्राइस मिलेगा। तो आजकल किसानों को, हमारे पास बहुत ज़्यादा लोगों के फ़ोन भी आते हैं कि हल्दी लगाने का बेस्ट टाइम क्या है, तो वो भी अप्रैल के मई में लगा दिया लोगों ने, या कुछ लगाने वाले भी हैं तो उनकी भी कल्टीवेशन करते हैं। और ये लो और मिड हिमाचल दोनों में इसको कल्टीवेशन कर सकते हैं जी। देखिए आजकल जो किसान है वो मतलब पॉली हाउसेस में सब्जियां उगाते हैं। जी। तो पॉली हाउसेस का बरसातों के समय सब्जियां जो पॉली हाउसेस में उगाई जाती हैं उन पे क्या असर रहता है? पॉली हाउस एक्चुअली जो टेक्नोलॉजी है, तकनीक जिसको बोलते हैं, इसको बनाया तो इसलिए गया था कि हम मौसम से हट करके हम खेती कर सकें। मतलब जिसमें हम मौसम, जलवायु, 3 चीज़ें होती है, एक होता है लाइट, एक होता है टेम्परेचर और एक ह्यूमिडिटी, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है फसलों के लिए। मिट्टी सब जगह मिल जाता है, तो इन 3 चीज़ों को कंट्रोल करके हम अपनी मनचाही सब्जी उगा सकें, ये था पॉली हाउस का कॉन्सेप्ट जी। और यही करते थे। लेकिन एक चीज़ मान लीजिए कि जब आप पॉली हाउस में कल्टीवेशन करते हैं तो आप विपरीत परिस्थिति में भी खेती कर सकते हैं। मान लें बाहर बारिश हो रही है तो डेफिनेटली है कि आपके लिए, अभी बहुत सारे किसान ऐसा कहते हैं कि हमें गारंटी नहीं है। मान लें पिछले साल उन्होंने कुछ बहुत बड़ा एरिया तो होता नहीं है, जैसे 100 स्क्वायर मीटर, 500 स्क्वायर मीटर या 1000 स्क्वायर मीटर का पॉली हाउस होता है, तो बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल तो उसको नहीं कर सकते क्योंकि हिमाचल की ज़मीनें उतनी बड़ी है नहीं। किसानों को मजबूरी ये भी है कि नहीं कि 2 एकड़ का पॉली हाउस बनवा लिया तब तो ठीक है,
लेकिन आप 1000 स्क्वायर मीटर में आप एक पर्टिकुलर जिले को इन्फ्लुएंस कर सकते हो, मार्केटिंग की उसकी उतना प्रोड्यूस आप कर सकते हो। लेकिन ये डेफिनेटली है कि बरसात के मौसम में ये हमारे लिए कम से कम नर्सरी उत्पादन के लिए तो फिजिबल है कि अगर हम नर्सरी ग्रो करना चाह रहे हैं और हमें लगता है कि मौसम की मार से हमारी नर्सरी ख़राब हो जाएगी, तो अर्ली बरसाती सब्जी का उत्पादन करने के लिए हम नर्सरी ग्रो करने के लिए उसमें यूज़ करते हैं। या बरसात में सर्दियों की सब्जी जब हम लगाएंगे तो उस समय मौसम नहीं होता है फिजिबल कि हम बाहर में उसके सब्जी की नर्सरी तैयार कर सकें, वो हम पॉली हाउस का यूज़ करते हैं। जी देखिए, बरसातों में जैसे कि आपने हमें बताया कि जल निकासी के मतलब प्रॉपर इंतज़ाम होने चाहिए। जी। तो जैसे हम मतलब फर्टिलाइजर्स डालेंगे, खादें डालते हैं, तो मतलब क्या ऐसी कोई फिजिबिलिटी रहती है कि खाद भी पानी के साथ ही बह जाए? जी, इसमें दोनों चीज़ होता है। एक तो आपने बोला फर्टिलाइज़र, और जो हम नॉर्मली हम 12-32-16 आजकल किसान खाद यूज़ करते हैं। दूसरा गोबर की खाद, हम कंपोस्ट वगैरह यूज़ करते हैं या वर्मी कंपोस्ट। तीसरा हम कई बार घास मारने की दवाई भी यूज़ करते हैं। जी, तो उसके भी चांसेस होते हैं कि अगर हमने वो स्प्रे किया, अगर नालियाँ ठीक से नहीं बनाई है, तो वो दूसरे की फसल को भी या दूसरे खेत को भी नुकसान कर सकता है। और ये कई बार ऐसा देखने को मिला है, खास करके अगर मैं थोड़ा सा लीक से हट के बात करूँ कि जैसे मक्का लोग लगाते हैं, तो मक्का में कई बार घास का स्प्रे कर देते हैं और नीचे वाले खेत में किसी किसान ने सब्जी लगाई हुई है। जी, तो वो स्प्रे, और संयोग से अगले 1-2 दिन में बारिश हो गया, तो कोई कुछ ऐसे खरपतवार ना सकें जिसका पानी बह करके उन खेतों में चला जाता है। किसान कहता है कि मैंने तो कुछ किया नहीं और मेरे खेत में सारी फसल जो है वो जल्दी खत्म हो गई। तो ये ध्यान रखना। दूसरा, उर्वरक की बात बिल्कुल आप कह रहे हैं। फर्टिलाइज़र बरसात वाली खेतों के लिए वैसे तो रिकमेंडेशन है कि 3 बार में आप ना किसी भी फसल को 3 से 4 बार में आप फर्टिलाइज़र को डालिए। बरसात में ध्यान रखने वाली बात यह है कि बेटर है कि आप स्प्रे वाले फर्टिलाइज़र यूज़ कीजिए, जिसको हम बोलते हैं जो जल में घुलनशील है। आजकल जैसे आपका इफ़को का कई आता है, यूरिया आता है ना, या नीम के प्रोडक्ट कई सारे आते हैं। तो जो जल में घुलनशील है और उसको स्प्रे करने के लिए वो ज़्यादा बेटर है, बशर्ते कि आप उसको मिट्टी में दें। जी, नैनो यूरिया है, नैनो जिंक है, नैनो पोटाश है, तो इस टाइप के आप जो फर्टिलाइज़र उसको यूज़ कीजिए। इससे आपका लॉस भी कम होगा, प्लांट को सीधे मिलेगा। दूसरा ये है कि जब आप नालियाँ चैनल बनाते हैं तो आप ध्यान रखो कि पानी सीधा ना निकल जाए दूसरे खेत को, थोड़ी देर आपके खेत में रुके, उसके बाद वो चले, ताकि जो हमारा फर्टिलाइज़र है, कंपोस्ट है खास करके, वो वहाँ स्थिर हो जाए। जी, नहीं तो वो सारा वॉश आउट हो जाएगा। तो थोड़ा ध्यान रखने वाली बात होती है। देखिए, हमने देखा है कि अगर हमने ज़मीन साफ़ की, जी, सब्जी उसमें उगी हुई है, 2 दिन अगर ना देखें ज़मीन को, तो उसमें हम खरपतवार देखते हैं कि खरपतवार काफ़ी आ जाती है। बरसात का मौसम, मैम, जो मैं किसान भाइयों को कहना चाहूँगा कि किसान भाइयों, बरसात में आप सबसे ज़्यादा अगर कहते हैं ना कि किसान कहता है कहाँ इन्वेस्टमेंट करता है, वो है खरपतवार। वो सोचता ये है ना कि कल कर लेंगे। और कई बार ऐसा मैंने बोला कि हिमाचल में 2 तरह की बारिश होती है। एक तो अभी हुआ, 2 घंटे में खत्म हो गया। एक ऐसी भी बारिश होती है जो 5-5, 6-6 दिन कंटिन्यू रहता है, मतलब किसान खेत जा ही नहीं सकता है। और उसमें सबसे अच्छा अपॉर्चुनिटी होता है, वो खरपतवार सारे उग जाते हैं और किसान उसके बाद लेबर ढूंढता है कई बार कि चलो तो। और कई बार ऐसे भी है कि कुछ ऐसे खरपतवार नाशी नहीं है जो आपकी अपने खेतों में प्रयोग कर सकते हैं डायरेक्टली, जब तक आपको पता ना हो। और सब्जियों में ऐसे खरपतवार नाशी बहुत कम है, जिसको आप चलो जी घास हो गया है, आप जाके स्प्रे कर दो और घास खत्म हो जाएगा। बहुत रिस्क गेम होता है। तो किसान को बिना जानकारी के तो खरपतवार कभी भी सब्जियों में स्प्रे ना करें। ऐसी कई सारी समस्याएं हमारे को भी आई है, जो किसान बोलते हैं कि हमने गलती से कर दिया स्प्रे, इसमें लिखा हुआ था खरपतवार नाशी, हमने कर दिया। तो एक तो ये, दूसरी बात ये है कि मल्चिंग हम करते हैं। सब्जी को उत्पादन को किसान को ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम सब्जी लगाएं तो मिनिमम कॉस्ट की तरफ जाएं, इन्वेस्टमेंट कम करें। अब इन्वेस्टमेंट हम जब करते हैं तो उसमें जैसे कुछ चीज़ खरीदते हैं, मान लिया हमें पता है कि हमने टमाटर लगाना है। अब टमाटर हमें लगेगा, मान लिया जून में लगाना है हमने या मई में लगाना है, और उसके बाद पूरा बरसात लेकर के नवंबर तक चलेगा। तो इस बीच में हमारे को फसल में और क्या ज़रूरत पड़ेगी? चलो फर्टिलाइज़र वगैरह तो चलता रहेगा, लेकिन खरपतवार अगर हो गया ना, तो आपका जितना भी कमा रहे हो आप ना, सब उसी में इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। तो उसके लिए मल्चिंग बहुत ज़रूरी है। अगर प्लास्टिक मल्च आप करते हो ना, किसान अगर करता है, तो किसान को ये फ़ायदा होगा कि उसको थ्रू आउट द सीजन कोई खरपतवार के बारे में सोचना ही नहीं है।
मल्चिंग से। मल्च करने का। जी। आजकल तो खैर कंपोस्ट मल्च भी वो तो किसान, चूँकि हमारे पास इतनी ज़्यादा एसेट्स है नहीं कि हमारे पास कंपोस्ट मल्च वगैरह यूज हो सके। गोबर वगैरह की खाद जो पशुपालन करते हैं उनके पास थोड़ा बहुत होता भी है, जंगलों से कोई पत्ते वगैरह लेके नहीं आता है। लेकिन मैं कहूँगा कि सबसे कम खर्चीला जो है वो प्लास्टिक मल्च है, अगर उसको आप ढंग से यूज़ करते हो। हाँ, इसको ये ज़रूर है कि फसल लगाने से पहले इसको यूज़ करना पड़ता है। बैंगन लगा दिया, टमाटर लगाया, तो आपको प्लांटिंग से पहले उसको ढक देना पड़ता है, मल्चिंग करना पड़ता है। इसमें बरसात का भी फ़ायदा होगा, इरिगेशन भी कम होगा और खरपतवार नियंत्रण जिसको बोलते हैं इफ़ेक्टिवली होता है। जी जी। सब्जियों को लगाने का सही तरीका क्या है, या कहेंगे कि सही तकनीक क्या है? किसान भाइयों, खेत की तैयारी कर ली, खरपतवार नियंत्रण के लिए भी सोच लिया आपने, फर्टिलाइज़र वगैरह भी डाल लिया ना। आपको ये ध्यान रखना है कि हमने जो एक तो होता है ना कि हमने कैसे भी लगा दिया, तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप बरसात में सब्जी लगा रहे हो या नालियों में, नाली वाला मेथड आपको अपनाना पड़ेगा कि चाहे बेड की चौड़ाई कुछ भी हो, बट आपको दो क्यारी के बीच में नालियाँ जरूर बनानी है। जो कई बार होता है जैसे हम 1 मीटर की बेड बनाते हैं, 10 मीटर लंबा चौड़ा बना दिया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको ड्रेनेज का सुविधा रखना है, ड्रेनेज रखना है, और वो ड्रेनेज आपको दोनों तरीके से काम करेगा। अगर ओवर वाटरिंग हो गया, बहुत बारिश हो गई तब भी, तो आपको ऊंची उठी हुई क्यारी बनानी है। किसान को सबसे पहले बेड बनाने से पहले ध्यान रखना है कि हमें हर हालात में 15, 20, 25 सेंटीमीटर तक, एवं 1 फीट तक की उठी हुई क्यारी बनाए। जैसे आपके यहाँ बारिश होती है, जो आपको पता है, उस पर सब्जी उत्पादन करेंगे तो खरपतवार भी कम आएंगे, बरसात में भी समस्या कम आएगी और उनको बीमारी भी कम लगेगी, कीड़े भी कम लगेंगे। वो इसलिए कि वो जिस पौधे का जड़ पानी के कांटेक्ट में रहता है उसमें बीमारी की संभावना ज़्यादा रहती है। जैसे शिमला मिर्च हम लगाते हैं, टमाटर लगाते हैं, तो किसान भाइयों को हम कहते हैं कि इनके जड़ के पास पानी थोड़ी देर के लिए, जड़ का मतलब तना जो मिट्टी के साथ मिलता है, वहाँ पे पानी इकट्ठा नहीं होना चाहिए। भले दूर में रहे पानी, कोई दिक्कत नहीं है, बट उसके तने के पास ना हो। अगर वो होगा ना तो उसमें फिर बीमारियाँ ऐसा ही लगेगी कि पूरी की पूरी खड़ी फसल आपकी खत्म हो जाएगी। तो किसान भाइयों को ये भी ध्यान रखना चाहिए। जी। बरसातों में सब्जियों में कौन कौन से रोग लगते हैं? देखिए, गर्मी के मौसम में इसके बाद जैसे ही बारिश शुरू होने वाली होती है, जी, जैसे तो कि अभी ये जो समय चल रहा है अभी, तो कीड़े, जितने भी कीट हैं, जैसे वो एग स्टेज में होंगे, लार्वा, प्यूपाइज, जो भी हैं एडल्ट स्टेज में, इस समय सबसे ज़्यादा उनका प्रोपगेशन मतलब मल्टीप्लिकेशन बहुत ज़्यादा होता है। अब वो क्या करता है, इस समय उनको जो भी खाने के लिए मिलेगा, ग्रीन वेजिटेबल्स, खास करके वेजिटेबल्स में सबसे ज़्यादा, क्योंकि ये थोड़ा एक टेस्टी भी उनके इंसेक्ट के लिए सब सॉफ्ट वो होता है, और सबसे ज़्यादा किसान लगाते भी हैं। तो वो जब इनको इंजरी करते हैं तो उसके बाद डिजीज़ की संभावना रहती है। अब जो इस समय की फसल लगेगी उसमें तो ज़्यादा नहीं होगा, ये जब मिड बरसात आ जाएगी ना, उसमें फ्रूट फ्लाई का अटैक बहुत ज़्यादा होता है। जैसे घिया, डानी, करेला, खीरा, कद्दू, रामतोरी, ये जितने भी हमारे बेल वाली सब्जियां हैं, स्नेक गोड या सेम वाली फली, बहुतों में इतना फ्रूट फ्लाई का अटैक होता है, कद्दू, समर स्क्वैश, तो किसान का फसल का टोटल नुकसान हो जाता है। क्योंकि डंक लगने के बाद वो जो फ्लाई है, उसके बाद वो हमारे फसल को मतलब फल जो है बढ़ता भी रहेगा, लेकिन आपको बाद में पता लगेगा कि पूरा का पूरा तो मेरा नुकसान हो गया। और ये मतलब 30% से लेकर 90%, इवन 100% लॉस भी हो सकता है। मतलब किसान की सारी फसल अच्छी चल रही, फसल मतलब पौधे ठीक रहेंगे, लेकिन जो प्रोड्यूस है हमारा, वो हो सकता है कि मार्केट में जाने लायक भी ना रहे। क्योंकि इंजरी जब भी होता है ना, तो मार्केट में वही चीज़ जाती है जो देखने में खूबसूरत होता है, उसकी मार्केट की प्राइस भी होती है। और वेजिटेबल, तो ये कीड़ा है जो, इसको हमारे यहाँ वैसे हिमाचल में पारंपुर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो है वो फेरोमोन ट्रैप बनाती है, अपनी यूनिवर्सिटी का प्रोडक्ट है। और वो जो हमारे एटिक है, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन सेंटर, वहाँ से वो ईजिली ले सकते हैं और बताते भी हैं। और बहुत कम इन्वेस्ट में वो है, 3-4 महीने का आपको गारंटेड है। अगर एक बार आपने, जैसे 1 एकड़ में 10 लगाने पड़ते हैं, तो एक तो ऑर्गेनिक है, वो नेचुरल है, और उसको आप लगा दीजिए तो कोई इंसेक्टिसाइड वगैरह का नहीं। और फ्रूट वो बॉटल में लगता है, छोटा सा पीस होता है, उसको जस्ट टांगना पड़ता है, तो जितने मेल होते हैं वो इसमें अट्रैक्ट हो जाते हैं जी। तो वो जो फ्रूट फ्लाइज के, अगर आपने घिया, डानी, करेला, खीरा, कोई भी सब्जी लगाई है XYZ, तो आप उसमें फेरोमोन ट्रैप को लगा दीजिए जी। और ये सबसे इजी है। आजकल मार्केट में भी ल्यूर करके कई आते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट हैं,
तो उस पे आप बिलीव कर सकते हो कि सोलर भी आते हैं कई जो आते हैं, तो बेटर है कि आप केमिकल पे मत जाओ। जैसे मेटासिस्टॉक्स है या मैलाथियोन वगैरह का स्प्रे हम करते हैं, तो उसको ना करके फेरोमोन ट्रैप पे जाइए। लॉन्ग टाइम कंट्रोल है, और अगर आपने सही तरीके से उसको लगाया है, जैसे बेल आपने लगाया हुआ है तो उसके जस्ट नीचे लगाना है, मतलब जो जाल डालते हैं सब्जियों की उसके जस्ट नीचे, ताकि जो फ्लावरिंग स्टेज आता है उसी के आसपास में वो एंट्री करता है। तो वो थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए किसानों को। प्रॉपर जानकारी ले लें, जब भी आप इसको लगाने जाते हैं तो किसी से पूछ लें कि कहाँ पर लगाना ठीक रहेगा। उसमें होल्स वगैरह करने पड़ते हैं, आजकल तो बने बनाए भी मिलते हैं। तो फेरोमोन ट्रैप लगाएं। मैं तो नहीं कहूँगा कि फार्मर को इसके लिए, और ये सबसे ज़्यादा लॉस करता है, जैसे आपने बोला ना कि सबसे ज़्यादा नुकसान। उसके अलावा डिजीजेज हैं, जैसे फंगल डिजीजेज हैं कवक के द्वारा या बैक्टीरिया के द्वारा, जी, तो उनमें वो भी आपने है। बताया कि कीड़ा एक बार डैमेज डैमेज करेगा सब्जी को, उसके बाद ही ये डिजीजेज वो डिजीज आपका लगना शुरू हो जी। जाएगा। और उसमें कई सारे ऐसे भी हैं जो सीड बॉर्न भी होते हैं, जो बीज के द्वारा ही आ जाते हैं। तो किसान भाइयों को तो मैं भी यही कहता हूँ कि जब आप बीज खरीदने जाएं तो अच्छे सोर्स का ध्यान रखें, स्रोत अच्छा होना चाहिए जी। चाहे आप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से ले रहे हो, चाहे आप प्राइवेट सेक्टर से ले रहे हो। और बिलीव कीजिए, अच्छे कंपनी के सीड्स को थोड़ा कॉस्ट ज़रूर लगेगा, लेकिन आपकी मेहनत का रिजल्ट आएगा। नहीं तो आपकी सारी मेहनत तो आप करोगे, हो सकता है क्वालिटी का फ्रूट नहीं आए तो आप मार्केट में आप बेच नहीं पाओ। तो वो थोड़ा सा ध्यान रखना है। दूसरी बात मैं कहूँगा कि किसानों को ये भी, जैसे एग्रीकल्चर में बरसात वाली सब्जियों के लिए आप ज़्यादा लापरवाही नहीं बरते। बहुत सब्जियाँ ऐसी होती है जिसकी लापरवाही भी चली जाती है। जी। जैसे सर्दियों की सब्जियाँ, उसमें 4-5 दिन भी आप खेत में नहीं जाएंगे, 15 दिन भी नहीं जाएंगे तो चल जाता है। बरसात वाली सब्जियों में आपको कंटिन्यू यू हैव टू मॉनिटर, आपको देखना पड़ेगा, थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, और आपको ये सोचना पड़ेगा कि ये मेरी जो फसल है ये अच्छा प्राइस देगी। आपके दिमाग में प्राइस हर समय रहना चाहिए। नहीं तो, क्योंकि मार्केट ओरिएंटेड जब आप एग्रीकल्चर करते हैं ना, तो आपके दिमाग में फोकस रहता है कि क्वालिटी मेरे लिए एसेट्स है, क्वालिटी आपका प्रोड्यूस होगा, मार्केट में अच्छे प्राइस मिलेंगे। डॉक्टर सिन्हा, आप हमारे स्टूडियो में आए और बहुत ही बेहतरीन जानकारी आपने हमारे दर्शकों को दी। आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद किसान भाई। तो दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। अगले अंक में फिर से आपसे मुलाकात होगी एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।